परमाणु के विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन का वितरण, बोर-बरी योजना, बोहर-बरी स्कीम इसको बोलेंगे, और आपबाउ सिद्धांत, आपबाउ प्रिंसिपल, हुंड का अधिकतम बहुलता का सिद्धांत या बहुलता का नियम, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, समस्थानिक आइसोटोप, समहारिक आइसोबार्स और सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स, ये सारे टॉपिक हम अभी डिस्कस करने वाले जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रसायन विज्ञान से संबंधित। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम MPPSC 2020 के अंतर्गत जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम हम यहाँ पूर्ण कर रहे हैं, उसके अंतर्गत हम तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान एवं तकनीकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे इकाई 2 का परमाणु संरचना का। उसके अंतर्गत हम इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। परमाणु हम कंप्लीट कर चुके हैं, पदार्थ, धातुएं, अधातुएं, तत्व, यौगिक मिश्रण, ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, इकाई 1 भी हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, पूरा ही हो चुका है। और इससे संबंधित जो लेक्चर है उसकी उस वहाँ तक यदि पहुँचना है, उस लेक्चर का यदि आपको लाभ लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक की सहायता से आप उन लेक्चर्स तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है, और उस लिंक में आप क्लिक करके इन सारे लेक्चर्स को एक एक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूँ कि साथ ही साथ आप उत्तर लेखन ग्रुप से जरूर जुड़ जाए। उत्तर लेखन जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम का उत्तर लेखन ग्रुप है, सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन द्वारा बनाया गया है। इस ग्रुप से जरूर जुड़ें, क्योंकि आप यदि मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप उत्तर लेखन का अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ सही नहीं कर रहे हैं। आप उत्तर लेखन का अभ्यास भी कीजिए, और उत्तर लेखन के अभ्यास के लिए हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारे द्वारा एक प्रश्न या फिर प्रश्नों की संख्या यहाँ पे कम ज़्यादा होती रहती है। तो अभी वर्तमान में 4 प्रश्न दिए जाते हैं, तो 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, इसके उत्तर आपको रोजाना लिखना है। 24 घंटे के अंदर आपको अपनी कॉपी यहाँ पर सबमिट करनी होगी, और कॉपी यहाँ पे यानी जो पेज है, जो 4 क्वेश्चन के आंसर आपने लिखे वो आपको सबमिट करना होगा टेलीग्राम ग्रुप में। उसके द्वारा आपके द्वारा लिखे गए उत्तरों की समीक्षा होती है यहाँ पे रोजाना, यानी आपका उत्तर कितना सही है, कितना गलत है, और कितने इसमें सुधार की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें रोजाना स्तर पर हमारे द्वारा बताई जाती है। तो आप इस उत्तर लेखन ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप MPPSC और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा MPPSC और व्यापम से संबंधित, और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं MPPSC और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो MCQ वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने MCQ का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ PDF और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ MPPSC T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस, और ये जो पेपर होगा इसका इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है यहाँ पे, प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और PDF नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है, आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन आप देख सकते हैं बाद में, और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैच है अक्टूबर में वो इस प्रकार से शुरू होने वाली है। जैसे MPSI का बैच है, MPSI की बैच, जो अन्य बैच सेकंड बैच है, ठीक है। इस प्रकार से जो अन्य बैच है आप इनमें से जो भी आपको पसंद है आप इन बैच में एनरोल हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप हमारे प्रोमो कोड का यूज़ कर सकते हैं। प्रोमो कोड है सरकार 10, इससे आपको 10% तक की छूट मिल सकती है इस सब्सक्रिप्शन में, तो इस प्रोमो कोड का उपयोग आप ज़रूर करें।
आप इस क्लास का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ये पढ़ाई जा रही है मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन का वितरण हम देखेंगे किस प्रकार विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। परमाणु के कोशों, शेल या ऑर्बिट्स, उपकोशों, सबसेल तथा कक्षकों ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों का वितरण परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसे कहेंगे? परमाणु के कोशों, उपकोशों तथा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण, कोशों जो भी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, जो जिसका नाम पढ़ रहे हैं कोशों, उपकोशों और कक्षकों, कोशों, उपकोशों तथा कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाता है। इस संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत एवं नियम प्रस्तुत किए जो कि निम्नवत हैं। पहला है यहाँ पे बोरी-बरी योजना, यानी बोर और बरी वैज्ञानिक द्वारा ये दी गई है स्कीम। इसके अनुसार हम देखते हैं परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण की यही योजना वर्ष 1921 में दो वैज्ञानिकों नील्स बोहर और चार्ल्स रूजले बरी द्वारा प्रस्तुत की गई। इसके प्रमुख बिंदु निम्नवत है। इसके प्रमुख बिंदु क्या है? निम्नवत। किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n² से प्रदर्शित किया जा सकता है। 2n², ठीक है, ये दिया गया है बोरी बरी योजना के अनुसार, ठीक है। यहाँ n कोशों की संख्या अथवा ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे के n बराबर है KLMN और यहाँ पे अथवा 1 2 3 4 इस प्रकार ऊर्जा स्तर से हम इसको दर्शाएंगे n को, ठीक है। n को 1 2 3 4 इस प्रकार ऊर्जा स्तर से दर्शाएंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी कोश में किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम यहाँ पे निकाल के आपको बताते हैं, 2n² हो गया तो n बराबर 1 के लिए यानी यहाँ पे किसके लिए? k कोश के लिए हम देखते हैं यहाँ पे n अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 का 1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, यानी k कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2। यहाँ पे KL की बात करते हैं, KL M N M और N चारों की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। A में A यानी 2, K यानी क्या बोल रहा हूँ मैं चलिए कोई नहीं, फिर से बताया तो L यानी हो जाएगा 2, K यानी यहाँ पे था 1, K का मान था 1, यहाँ पे होगा L का मान हो गया 2, L बराबर होगा 2, L का मान हो गया 2 और M का मान होगा यहाँ पे 3, N का मान होगा 4। इस प्रकार हम लेते हैं, ठीक है। ये जो 3 4 क्या है? ये है N का मान है N, ठीक है। ये N भी हो सकता है, ये N हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम देखेंगे। तो L कोश में देखेंगे तो 2n² रखेंगे फॉर्मूला। 2n के n क्या हो गया यहाँ पे? 2 का स्क्वायर, कितना है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी L में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएगी 8। इस प्रकार M में देखेंगे 2n², 2 3 3 9 दूनी 18, तो यहाँ पे होगा 18। M में अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी? 18, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं N में तो 2n², n का मान हो गया 4, 4 चौक 16 दूनी 32, तो यहाँ पे जाएगा 32। यहाँ पे जो N KLMN जो अलग अलग कोश है उसमें हमने अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या यहाँ पे देख ली है, ठीक है। तो ये बोरी बरी योजना के अनुसार ये ऐसा दर्शाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे चार्ट के तौर पे यहाँ पे बना के बताया गया है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया। दूसरा है परमाणु के बाह्यतम कोश यानी आउटर मोस्ट सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 8। चाहे उस कोश की इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता अधिक हो, चाहे उस कोश की इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता अधिक भी हो, तो वहां पे क्या होंगे? यानी आउटर मोस्ट सेल यानी परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसे अष्टक नियम यानी ऑक्टेट रूल कहा जाता है। अष्टक नियम कहा जाता है। यह स्थिति परमाणु को अत्यधिक स्टेबिलिटी प्रदान करती है, अत्यधिक स्थायित्व प्रदान करती है। कौन? ये जो अष्टक नियम की पद्धति है, ठीक है। उदाहरण के लिए आर्गन गैस लेते हैं। आर्गन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 18 है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 8, तो ये अष्टक नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। तो ये स्टेबल ज्यादा होगा, ऐसा ही बताया जा रहा है यहाँ पे किसके अनुसार? बोरी बरी योजना के अनुसार। इसलिए आर्गन एक अक्रिय इनर्ट गैस है, ठीक है। अगला यहाँ पे बताया गया है सभी कोश क्रमानुसार भरे जाते हैं, अर्थात जब एक आंतरिक कोश पूर्ण नहीं होता
आगे वाले कोश में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है। जो कोश है वो क्रम अनुसार भरे जाते हैं और जब तक आंतरिक कोश पूर्ण नहीं होता तब तक आगे इलेक्ट्रॉनों का भराव नहीं होता है। ठीक है, पहले इस प्रकार ये नाभिक KLMN इस प्रकार ये जाएंगे, तो यहाँ पे जब तक इसमें नहीं होगा तब तक दूसरे वाले कोश में हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, या फिर वहाँ पे परमाणु में इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन वो नहीं भरे जाते हैं, या उसके आगे वाले कोश में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक, तो ये था बोरीवरी योजना, ये थी बोरीवरी योजना। आगे है आपभाव नियम। ठीक है, आपभाव नियम ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन के वितरण के अंतर्गत ये नियम पढ़ रहे हैं। हमने बोर-बरी योजना पढ़े, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपभाव का सिद्धांत। उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश का क्रम निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं की ओर होता है। उपकक्षाएं यानी S, P, D और F उपकक्षाएं हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश का क्रम निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर वाले उपकोषों में अथवा कक्षकों में भरे जाते हैं और उसके बाद अधिक ऊर्जा स्तर वाले उपकोषों में भरे जाते हैं। ठीक है, SPDF जब भरे जाएंगे उसके संबंधित यहाँ पे आपभाव सिद्धांत दिया है, तो इस प्रकार ये भरे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार ये भरे जाएंगे N कमान 1, N कमान 2, N कमान 3, N कमान 4, N 5, 6, 7, 8 इस प्रकार ये अरेंजमेंट होगा। यहाँ पे देखिए 1S यहाँ पे लिखे, 2S 2P, ठीक है, 3S 3P, 4S 4P, 4D 4F, 5S 5P 5D 5F, 6S 6P 6D, 7S 7P 8S। इस प्रकार ये आप भाव ने ये नियम दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ये क्रमबद्ध तरीके से इस तरीके से बताया गया। अब यहाँ पे भरे कैसे जाएंगे? देखो, यहाँ से हुए शुरू, इसमें जाएंगे, फिर ऐसे गए, फिर इधर जाएंगे, फिर वापस गए, फिर इससे आएंगे, ठीक है, फिर यहाँ से गए, फिर ऐसे आएंगे, फिर ये गए, फिर ऐसे आएंगे। इस प्रकार ये चलती आएगी चेन और ये आखिरी में यहाँ के खत्म होंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे जाएंगे उपकोषों में, ठीक है, तो इस प्रकार से भरे जाएंगे। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन ये तत्व है, मान लीजिए क्या हुआ दिखा है, ठीक है, ये क्लोरीन तत्व है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों का भराव होगा वो किस प्रकार होगा, यहाँ पे देखते हैं हम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 17। तो 17 को हम किस प्रकार अरेंज करेंगे? यहाँ पे देखिए, S में होते हैं मैक्सिमम 2, P में होते हैं 6, D में होते हैं 10 और F में होते हैं 14, F में होते हैं 14। ठीक है, S, P, D और F ये हो गए, इस प्रकार हो गए। अब यहाँ पे हम अरेंज करेंगे। ठीक है, अरेंज कैसे करेंगे? इस वाले फॉर्मूले से। यहाँ पे देखिए, क्लोरीन में देखिए यहाँ पे आएगा, क्लोरीन में यहाँ पे पहले यहाँ गया यानी 1S, ठीक है, 1S और S में कितना होगा? मैक्सिमम 2, तो ये हो गया इतना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम इधर गए, फिर इधर आए, फिर ये गए, फिर 2S आया, फिर 2S लिखे हमने। 2S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2, यानी S में कितने होते हैं? 2। यहाँ पे आपको दो चीज याद रखना, आप बहु नियम को यदि पढ़ना है, दो नहीं 3 चीजें। ठीक है, पहला तो इस क्रम को याद रखिए, आप इस क्रम को याद रखिए। ठीक है, इस क्रम को बनाना बहुत ही आसान है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। हाँ चलिए, मैं अभी बता दूंगा। पहले देखिए 3 चीजें याद रखिए, क्रम को याद रखिए, दूसरा परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है, परमाणु क्रमांक रखना है, और तीसरा क्या रखना है? S, P, D और F में कितने कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, उतना हमको याद रखना है। 3 चीजें आपको याद हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार ले लिए। ठीक है, ये हो गई। यहाँ पे देखिए, ये हो गया 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S ये हो गया। अब देखो, यहाँ पे एक एक करके बढ़ाना है। एक कैसे बढ़ाएंगे? 2P 3P 3D, एक ये बढ़ गया, यहाँ पे एक बढ़ा, फिर ये एक बढ़ा, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हो गया? 4P 4D 4F, ठीक है, ये हो गया।
हो गया 5p, 5d, 5f, ये हो गया, ठीक है। 6p, 6d, ये हो गया, ठीक है। 7p, और ये हो गया कितना, 8s, ये हो गया। इस प्रकार से ये अरेंजमेंट होगा, ऐसे इसको बनाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये देखो, पहले तो इसमें खींचे एक लाइन, दूसरी एक डॉट डॉट लाइन यहाँ खींच दी है, इसके दोनों के बीच में गैप में 1s और 2s के बीच में लाइन खींचे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, फिर इसमें खींचे लाइन, फिर इससे डॉट डॉट इन दोनों के बीच में लाइन खींच दी। यहाँ पे देखो ऐसा ही हम हर इसमें करेंगे, हर इसमें ऐसे ही करेंगे, फिर ऐसा ऐसा बनेगा। देखो अब कैसा बनेगा, देखो शुरू यहाँ से हो गए, यहाँ शुरू किए, ये गया 1s में गया, फिर आया इधर, ठीक है, फिर ऐसा मोड़ दिया इसको, फिर गया, फिर ये वापस आने लगा, फिर ये गया यहाँ पे, तो इसको फिर यहाँ मोड़ दिए, फिर गया 2s में। यहाँ पे देखिए ये संरचना जो है उसको मैं डिकोड करके बता रहा हूँ। यहाँ पे 1s से, ये 1s से गया, फिर ये वापस गया, फिर ये 2s यहाँ तक पहुँच गया हम, ठीक है। फिर यहाँ से ये वापस जाएगा, डॉट डॉट करके वापस जाएगा, मतलब इस प्रकार से अरेंज होगा कि 2p में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये गया, फिर यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचे, तो ये गया 2p में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से फिर ये गया वापस, फिर ये कहाँ गया 2p में, 2p में, फिर ये 2p के बाद जाएगा 3s में, फिर ये वापस गया, फिर ये आएगा 3p में, फिर 4s में, फिर ये गया, फिर कहाँ जाएगा 3d में, 4p में, फिर 5s में। इस प्रकार से जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन संबंधी एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। क्लोरीन का एग्जांपल हम देख रहे थे, तो यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन में होगा 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 17। यहाँ पे देखते हैं हम कैसे भरेंगे। अब यहाँ पे लाए इसकी गाड़ी, ये गाड़ी है, गाड़ी के यहाँ घुसेड़े हमने, ठीक है। ये गाड़ी घुसेड़ना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको SPDF में कितने होंगे मैक्सिमम वो याद रखना है, तो वो रखते और वहाँ पे भरते जाएंगे। ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ याद रखने वाला है नहीं, 3 चीज़ें आप याद रखिए, बहुत ही बेसिक है ये, और यहाँ पे आप इसके बारे में बहुत ही आसानी से पता कर पाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इसके बाद किसी का भी हो, कोई भी तत्व का हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको गाड़ी चलाना है, यहाँ पे घुसेड़ देना, बस ऐसे ऐसे घुसेड़ देना, ऐसे ऐसे घुसेड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन के 17 है, तो हमको 17 सेटिस्फाई करना है। यहाँ पे सेटिस्फाई करना मतलब 17 घुसेड़ना उसमें, 17 को भरना है उसमें। तो देखो यहाँ से ये डालिए 1s, 1s में डालिए 17 में, 17 के अंतर्गत देखेंगे तो S, P, D और F। S में मैक्सिमम कितने होते हैं 2, P में होते 6, D में होते 10, F में होते 14, इस प्रकार ही होते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि S में हम कितने भर सकते हैं अधिकतम। तो यहाँ पे देखिए 1s, यहाँ पे गया 1s2, फिर यहाँ पे गया कितना 2, 2s2, फिर यहाँ से गया इधर गया, इधर गया, फिर ये गया 2p आया, ठीक है। 2p, p मैक्सिमम कितने होंगे 6, ये हो गए कितने 10, 2 4, ये हो गए 10, बचे 7। तो हम और आगे जाएंगे 3s, 3s, s में मैक्सिमम कितने आएंगे 2, ठीक है। फिर हम और आगे गए 3p, p कितने आएंगे, देखो यहाँ पे देखो p में कितने आएंगे, अब पहले काउंट कर लेते 2 4 10, ठीक है। ये 2 2 होंगे 4, ये हो गए 10, 10 2 हो गए कितने 12, 12 में हम कितने जोड़ेंगे 17 आए, यहाँ पे हम जोड़ेंगे 5। तो इस प्रकार ये हो गया इनका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस प्रकार हम दर्शाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, या तो फिर गूगल में सर्च कीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हर एक तत्व होगा वो आप देखिए, या फिर आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। आवर्त सारणी लीजिए, आवर्त सारणी में आप हर तत्व का इलेक्ट्रॉनिक यानी जो परमाणु क्रमांक है वो दिए गए हैं, और आप परमाणु क्रमांक के अनुसार इस प्रकार ही बनाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो स्क्रीन में मैंने यहाँ पे बताया गया, मेरे द्वारा यहाँ पे बताया गया कुछ तत्व है, उसके परमाणु क्रमांक के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे बताए गए हैं। तो आप इसका अभ्यास करें। तो देखिए इसका अभ्यास मैं आपको 1-2 का अभ्यास करा देता हूँ, आप इसके बाद खुद करेंगे, ठीक, खुद करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद 2-3 चीजें जो मैंने बताया आपको समझ में आ गई होगी बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि इनकी चीजों का ध्यान रखना है। पहला परमाणु क्रमांक, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा SPDF में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। और तीसरा ये जो सेटअप दिए गए आप भाऊ द्वारा, आपको कुछ करना नहीं है, आप भाऊ जी ने दे दिए हैं, प्रभु ने यहाँ पे बता दिए हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो इस प्रकार से गाड़ी हमारी चलेगी। तो देखते हैं हम किसका, हीलियम का। नहीं, हीलियम का बहुत ही आसान है, हम देखेंगे किसका, कार्बन का देखते हैं। चलो यहाँ पे कार्बन का देखते हैं,
ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो 6 यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे चलाया इसकी गाड़ी, ये हमने कार्बन को घुसेड़े यहाँ पे, यहाँ ये वाले कॉलम में डाले, तो यहाँ पे दिए 1s, तो हम लिख लिए 1s। ठीक है, फिर यहाँ से 1s2 लिख दिए। फिर यहाँ पे देखो दूसरे में गए, ये गए, ये गए, ये गए, फिर यहाँ पे आए, यहाँ गाड़ी दूसरा स्टॉप यहाँ पे आए, तो 2s हो गया। s में कितने आएंगे? फिर मैक्सिमम आ जाएंगे 2। फिर आगे गए, कितने हो गए? 4 हो गए, लेकिन हमको लाना 6। फिर आगे जाएंगे हम, आगे वाले स्टेज में जाएंगे। फिर आएगा 2p यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 और 2 4 हो चुके हैं, हमको मैक्सिमम लाना 6। यहाँ पे पी में कितने आएंगे? पी में मैक्सिमम आते 6, तो यहाँ पे हम रख देंगे यहाँ पे 2, क्योंकि हमको कंडीशन सेटिस्फाई करना है। किसके लिए? कार्बन के लिए। तो यहाँ पे 2 4 और 6 हो गए। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा कार्बन का, 1s2 2s2 2p2। ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार आप अन्य भी निकाल सकते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। आप इसका अभ्यास कीजिए और स्क्रीन में जो दिया गया है कम से कम इसका अभ्यास कीजिए। इसके बाद एक चीज और मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे के लेवल में जाएंगे, हम थोड़ा हाई लेवल में जाएंगे। ठीक है, आगे के लेवल में हम इस प्रकार से जाएंगे कि हम देखिए, कई बार दिया रहता है कि Cl-1, ठीक है, जो आयन जब दिए रहेंगे Cl-1, इस प्रकार Na+, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि निकालना है तो कैसे निकालेंगे वहां पे, या फिर जब प्लस में दिया हो तो वहां पे कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ एक चीज याद रखना है, कितने कम हो रहा है, कितने ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे क्लोरीन के पास में देखते Cl-1 का देखते हैं हम। Cl-1 यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई वहां पे, कमी हुई मतलब उन्होंने लिया। कमी कब होगी? जब वो दे देगा। धन होगा तो दे दिया। धनी कब होगा? जब वो दे देता है। धनी कब कहलाता है? जब देता है। ऋणी कब होगा? जब वो लेगा। ऋणी कब होगा? जब वो ऋण लेता है। जैसे आप खुद पे एग्जांपल लिए, या फिर आप किसी व्यक्ति के एग्जांपल लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो कुछ ले रहा है, किसी से ले रहा है, तो क्या बोलेगा? मेरे ऊपर इतने का ऋण है, मेरे को इतने का लोन है, इतने का ऋण है। तो ऋण वो दर्शाएगा। ठीक है, वो दर्शाएगा। तो ऋण मतलब होगा कि ले रहा है, और धन मतलब होगा कि क्या होगा? वो दे रहा है, किसी को दिया हमने। आज फलाने मंत्री जी ने इतने का दान किए, धनराशि दान की है। तो धन राशि है वो इस प्रकार दान की है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार याद सकते हैं, धन है तो यहाँ पे दे रहा है, देगा तो यहाँ पे कमी होगी, देगा तो होगी कमी, और लेगा तो होगी यहाँ पे वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से संबंधित बात हो रही, रोकड़े की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे धन यानी उसमें कमी होगी, इलेक्ट्रॉन कमी होगी, और ऋण यानी यहाँ पर वृद्धि होगी। अब देखते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से इसको लिखेंगे। Cl-1, ठीक है, Cl-1 यहाँ पे हो गया आयन। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन वहां पे बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? ये देखिए 1s, यहाँ पे देखो नॉर्मल जो क्लोरीन रहता है उसका होता है 17, यहाँ पे हो गया क्या? -1 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 18। क्या हो गया? 18। ठीक है, 18 हो गया। तो देखिए इसको कैसे भरेंगे? बहुत ही आसान है। देखो 1s, यहाँ पे देखो 17 तक तो इतना तो पता है ना, वो 17 तक तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो एक बढ़ाना है, 17 तक तो यहाँ एक को बढ़ाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 था, 17, अब यहाँ कितना हो गया? 18। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6, 3p6। तो Cl-1 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो जाएगा, यहाँ पे आखिरी में चेंज होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे चेंज कर देंगे बस। ठीक है, बाकी ये शुरू का सेटअप यही रहेगा। इसी प्रकार सोडियम का देख लेते हैं हम। सोडियम, अब एक माइनस का देख लिया, अब एक प्लस का देख लेते हैं हम। ठीक है, एक प्लस का हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए सोडियम के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है। अब यहाँ पे सोडियम के ऊपर लगा एक प्लस, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालेंगे? प्लस है मतलब दे दिया, इसके पास तो कमी हो गई ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम दर्शाएंगे हम। ठीक है, इसके खाते में एक इलेक्ट्रॉन कम दर्शाएंगे। तो यहाँ पे देखिए
1s2, 2s2, 2p6, 3s, तो हम 3s1 यहाँ पे क्या नॉर्मल सोडियम के लिए, लेकिन हम यहाँ पे देखें 1s2, 2s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 3s हो जाएगा, कितना यहाँ पे 3s कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक दे देगा मतलब कमी हो गई, तो यहाँ पे आएगा 0, ये दर्शाना जरूरी है, ये हो जाएगा 0, 3s0। तो ये हो जाएगा Na+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके लिए हो जाएगा, Na+ के लिए, जब वो एक इसके ऊपर एक धनावेश होगा, ठीक है, इस प्रकार ही हो जाएगा, एक उसमें कमी दर्शा देंगे हम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे दर्शा दिया है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे, अब एक एक का तो आपने बता दिए, अब कई बार आपने देखा दो, किसी के ऊपर कोई तत्व है, किसी के ऊपर दो आवेश दिए रहते हैं, दो धनावेश दिए रहते हैं, या किसी ऊपर 2- लिखा रहता है, किसी तत्व कोई x मान लिया तो उसके ऊपर लिखा है 2 लिखा है, ठीक है, इस प्रकार 2- लिखा है, या फिर -2 यहाँ पे जो तत्व है इस प्रकार जो लिखा है, तो वहाँ पे क्या कंडीशन करेंगे, वहाँ पे भी वही कंडीशन करना है जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, एक के लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई है वो दो के लिए करना है। कैसे, देखो यदि यहाँ पे किसी तत्व के ऊपर 2 दिए गए हैं, कोई x तत्व है उसके ऊपर 2+ दिए गए हैं, 2+ मतलब दो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे रहा है या किसी को दे रहा है, तो 2 दे रहा है तो उसमें क्या होगी, कमी, तो यहाँ पे 2 हम कम दिखा देंगे, 2 कम दिखा देंगे। और यदि ले रहा है तो उसके ऊपर उसके पास क्या होगी, वृद्धि होगी, तो उसको हम जैसे x 2 होगा तो वहां पे वृद्धि होगी, 2 दिखाएगा, तो 2 को हम वहां पे दर्शाएंगे, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा हो गए ये हम बताएंगे, ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देकर। तो इस प्रकार 1 और 2 के हिसाब से आप 1 के हिसाब से आप 2 और 3, 4, 5, 6 जितने भी आएंगे आगे वो हम बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है, आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आई होप जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आप बहु के द्वारा वो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रासायनिक विज्ञान यदि आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कई बार ये पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। और बेसिक, ये बहुत बेसिक है, आपको यदि इसके आगे की पढ़ाई करना है तो आपको केमिस्ट्री से संबंधित जो बेसिक नियम है ये आपको पता होने चाहिए, और नहीं भी करना है तो आपको, यदि आप पढ़ रहे हैं सामान्य विज्ञान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो ये नियम आपको पता होने चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हुंड का बहुलता का नियम, इससे संबंधित है बहुलता का नियम। जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक हुंड द्वारा वर्ष 1925 में प्रतिपादित इस नियम के अनुसार परमाणु के किसी उपकोष के किसी कक्षक में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते जब तक उसके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिए गए हो। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए उपकोष के कक्षक है, ये उपकोष के कक्षक है, यहाँ पे जो दिए गए ना उपकोष के कक्षक, यहाँ पे एस उपकोष के कक्षक, यहाँ पे पी उपकोष के कक्षक यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या 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 कहा जा रहा है कि यहाँ पे रिपीटेशन तब तक नहीं हो जब तक आगे के पूरे भरे ना हो। यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ, इस नियम के अनुसार परमाणु के किसी उपकोष में किसी कक्षक में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते, यानी रिपीटेशन नहीं होगा जब तक उसके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दिया गया हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो गया, ये एस वाले में तो पहले हम दोनों भरेंगे, एस वाले में, ठीक है, एस वाले में कंडीशन नहीं आएगी, ये एस के बाद वाले में आएगी, ठीक है, एस के बाद वाले में आएगी। यहाँ पे देखिए 1 भरे, 2 भरे, ये 3 भर दिए, ठीक है। इस प्रकार हम इसको ऐसा नहीं भरेंगे कि यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं करेंगे, ये कि ये 1 और ये 2 कर दिए, ठीक है, 1 2 यहाँ तो यहाँ तक सही है, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं करेंगे, 1 ऊपर दिए, दूसरा नीचे किए, फिर ये 3 तीसरा ऊपर किए, इस प्रकार। ये देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसको ऐसा भी तो भरा जा सकता है, यहाँ पे 2 भर देंगे, यहाँ पे 1, लेकिन ये क्रम सही नहीं है, ये क्रम यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले ये जो आगे के पूरे हैं, ठीक है, आगे के पूरे उस उपकोष में आगे के जो पूरे कक्षक है उसमें जब तक एक एक ना भर दिया है तब तक रिपीटेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे 1 2 3 4 5 पांचों का छठवां इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, तब इसके बाद हम यहाँ पे इसको रिपीट करेंगे, ऐसे करके इस प्रकार से रिपीट करेंगे। फिर यहाँ पे 7वां आएगा तो यहाँ पे इस प्रकार से रिपीट करेंगे, 8वां आएगा तो इस प्रकार से रिपीट करेंगे। ये कंडीशन यहाँ पे बनती है, ये नियम ये बताता है, ठीक है। तो किस प्रकार से नहीं कर सकते, ये तरीका गलत है, ऊपर भर दिए, एक नीचे भर दिए, एक ऊपर भर दिए, मतलब नीचे चक्रण करते हुए भर दिए, तो ये गलत है। सही क्या है यहाँ पे, अगला कंडीशन सही के हम देखते हैं, जो रिपीटेशन होगा वो यहाँ पे इस प्रकार होगा, ये जो रिपीट होंगे, ये पहला भरा, दूसरा भरा, तीसरा कक्षक भरा, उसके बाद यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि ये हमने ये भर दिए
और इसके बाद इसकी जो दिशा है वो भी हमको याद रखना, ऊपर क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्लॉकवाइज में नहीं जाएंगे, ये एक एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़े थे एक नियम की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता है, चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता है, ये उस नियम पे आधारित है। बताइए कौन सा नियम हमने पढ़े, अभी अभी डिस्कस किए थोड़ी देर पहले, बताइए कौन सा नियम हमने डिस्कस किए। तो उससे संबंधित ये यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दिए गए। तो एक चारों क्वांटम संख्या के लिए यहाँ पे मान समान नहीं होंगे, तो ये यहाँ पे ऊपर वाला जो कंडीशन जा रही है ऊपर नहीं आएगा, यानी दोनों एक दिशा में नहीं आएंगे, अलग अलग दिशा में आएंगे, ठीक है। अलग अलग दिशा में ये जाएंगे तो ये तरीका भी सही नहीं है भरने का। हालांकि ये जो इस प्रकार की जो व्यवस्था है मुझे लगता है कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ये हुंड का नियम, हुंड के बहुलता का नियम, आपसे इसके बारे में ज़्यादा ना पूछे, लेकिन फिर भी जब पूछे तो आप ये जो इतना बेसिक जो मैंने बताया कि किस प्रकार भरे जाएंगे वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला है परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बहुत ही फ्रिक्वेंटली हमें पता होता है और आपको याद भी रखना चाहिए, क्योंकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो वर्तमान में आवर्त सारणी है, उसमें परमाणु क्रमांक के अनुसार ही वो व्यवस्थित है, अरेंज की गई, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। प्रोटॉनों की संख्या से हम डिफाइन करते हैं कि उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी। इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है, किससे दर्शाते हैं, Z से। किसी उदासीन परमाणु, न्यूट्रल और अनचार्ज्ड एटम में प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। मान लीजिए कोई तत्व है या परमाणु है, ठीक है, कोई परमाणु है, वो मतलब नॉर्मल अवस्था में, तो नॉर्मल अवस्था में क्या होगा, वो उदासीन होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बराबर होंगे और यहाँ पे ये उदासीन कहलाएगा, ठीक है। जब सामान्य अवस्था में हो तो क्या कहलाएगा, उदासीन, उदासीन परमाणु को कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे बराबर होती है। परमाणु संख्या Z देखते हैं हम, परमाणु संख्या को हम दर्शाते हैं Z से। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या या फिर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हम इससे भी दर्शाते हैं ना, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर ज्यादातर हम लेते हैं प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या से दर्शाते हैं परमाणु क्रमांक। ये इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे देखिए जो X या फिर Z हम लेते हैं, इसमें X, Z और A हम लेते हैं, इस प्रकार ये जो अरेंजमेंट है इस प्रकार हम देखते हैं। X क्या है, यहाँ पे परमाणु, परमाणु का प्रतीक चिन्ह होता है यहाँ पे, और जो Z है क्रमांक होगा, परमाणु का क्रमांक होगा, जो A है परमाणु द्रव्यमान होगा, ठीक है। इस प्रकार हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कार्बन का, ठीक है, कार्बन का प्रतीक चिन्ह है C, ठीक है। सी का जो यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक है वो होगा 6, इसका द्रव्यमान हो जाएगा 12। तो इस प्रकार इसका अरेंजमेंट होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, सी क्या है, यहाँ पे सी है तत्व का प्रतीक चिन्ह, और यहाँ पे जो 6 है, 6 क्या है यहाँ पे परमाणु क्रमांक, और ये है परमाणु द्रव्यमान 12। तो इस प्रकार इसको अरेंज करते हैं हम। परमाणु द्रव्यमान संख्या के बारे में या मास नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे अब। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों या न्यूक्लियनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। क्या कहलाएगी, द्रव्यमान संख्या। जो हम ऊपर यहाँ पर दर्शा रहे हैं ये द्रव्यमान संख्या, वो कैसे दर्शाएंगे, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, वो कहलाएगी द्रव्यमान संख्या। इसे ए से प्रदर्शित किया जाता है, ए से, यहाँ पे हम ए से दर्शाया इसको, ठीक है, ए से हमने दर्शाया यहाँ पे, इस वाले इसमें ए से दर्शाया। तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, या फिर द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, परमाणु की संख्या धन परमाणु संख्या नहीं, परमाणु संख्या नहीं, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक या फिर न्यूट्रॉनों की संख्या से भी हम क्या निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या हम निकाल सकते हैं, ठीक है। समस्थानिक आप पढ़ते हैं, समस्थानिक आइसोटोप्स। समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक यानी स्थान एक ही हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या पर भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाएंगे, ठीक है। समस्थानिक की परमाणु संख्या समान, यानी Z जो होती है वो समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या A भिन्न भिन्न होती है। X और जो द्रव्यमान संख्या है वो यहाँ पे भिन्न है, यानी A और ये Z, इस प्रकार हम लेते हैं कि यही अरेंजमेंट था, ठीक है। X
ए और जेड इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो प्रोटियम के लिए 1H1, ड्यूटीरियम यहाँ 1H2, ट्राइटियम 1H3। तो इस प्रकार ये समस्थानिक है। इत्यादि हाइड्रोजन के समस्थानिक, ये समस्थानिक वो दिए गए हाइड्रोजन के समस्थानिक। दूसरा है C612, C613, C614। तो यहाँ पे ये कार्बन के समस्थानिक है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्थान यानी स्थान इनका एक समान है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे एक समान है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ जो द्रव्यमान संख्या है वो यहाँ पे भिन्न भिन्न है। ठीक है, इस प्रकार ये हो गया समस्थानिक, ये है कार्बन के समस्थानिक। इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होने के कारण समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण यहाँ पे भिन्न भिन्न होते हैं। अगला है संभारिक, आइसोबार्स इंग्लिश में से बोलेंगे। परस्पर भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या ए एक समान परंतु परमाणु संख्या Z भिन्न भिन्न होती है। परस्पर भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या ए, यहाँ पे देखिए XZA इस प्रकार XZA इस प्रकार हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या समान होगा, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या यानी ए समान होगी परंतु परमाणु क्रमांक Z भिन्न भिन्न होंगे, वे संभारिक कहलाते हैं। वे तत्व या वे परमाणु संभारिक कहलाएंगे। द्रव्यमान संख्या समान होने के कारण संभारिक तत्वों के भौतिक गुण समान होते हैं परंतु रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया, किसके समस्थानिक के उल्टा हो गया। यहाँ पे भौतिक गुण यहाँ पे समान हो रहे हैं और यहाँ पे रासायनिक गुण यहाँ पे भिन्न हो रहे हैं। ठीक है, संभारिक में। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं ऑर्गन AR1840, इसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। और पोटेशियम है K1940, कैल्शियम है कैल्शियम 2040, इस प्रकार ये दर्शाते हैं। ठीक है, जो संभारिक है उसको। तो यहाँ पे देखिए 40 40 40, ये 40 है। ठीक है, तीनों 40 है। 40 मतलब जो द्रव्यमान संख्या है इनके बराबर, तो ये होगा संभारिक। लेकिन परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये भिन्न 18 19 20, यहाँ परमाणु क्रमांक यहाँ पे भिन्न भिन्न है, तो ये तत्व हो जाएंगे आपस में संभारिक। अगला है सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स। न्यूट्रॉनिक मतलब सम न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉनिक संख्या पे समान, इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संभारिक भार समान हो। ठीक है, स्थान समान हो। इस प्रकार हम देखते हैं सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स, जो यहाँ पे न्यूट्रॉनिक संख्या समान होगी। परस्पर भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या Z द्रव्यमान संख्या A से भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल की हम देखते हैं, सोडियम 11 23, ठीक है, मैग्नीशियम 12 24, ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक है। इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान है क्योंकि इन दोनों तत्वों के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 12 होती है। सोडियम और मैग्नीशियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 12 होती है, इसलिए यहाँ पे होंगे ये सम न्यूट्रॉनिक के एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ तत्वों के समस्थानिक यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम 1H1 1H2 1H3 इस प्रकार दिए। कार्बन के यहाँ पे दिए गए हैं C68 C69 C610 C622, इस प्रकार ये अन्य जो तत्व है, अन्य जो परमाणु है, इनके समस्थानिक यहाँ पे दिए गए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम विशेष तौर पे यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पे प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, यहाँ पे इसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न, लेकिन यहाँ पे अन्य जो है इसके भिन्न भिन्न नहीं है। ठीक है, पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है 33। पोलोनियम जो है उसकी जो संख्या है, उसके समस्थानिकों की संख्या वो होगी सर्वाधिक यानी 33। ये है इसके समस्थानिकों की संख्या। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, लेक्चर आपको समझ में भी आया होगा। यदि लेक्चर समझ में ना आए तो आप लेक्चर को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और यदि आपको फ़ायदा हो रहा हो तो आप अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर करने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप उत्तर लेखन ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और तो उत्तर लेखन ग्रुप से आप जुड़ जाइए। उत्तर लेखन ग्रुप क्या है, ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, सरकार स्टडी विद एजुकेशन का है, और इसमें रोजाना प्रश्न डाले जाते हैं उत्तर लेखन के अभ्यास के लिए। जो मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन अभ्यास होता है उसके लिए यहाँ प्रश्न डाले जाते हैं और आपके द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर लिखकर वहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं। और उनकी समीक्षा आपके द्वारा जो डेली उत्तर लिखे गए उनकी समीक्षा हमारे द्वारा रोजाना स्तर पर की जाती है।
यानी आपका कितना उत्तर सही है, कितना गलत है, कितने सुधार की आवश्यकता है, ये बहुत ही बारीकियां वहाँ पे बताई जाती है रोजाना स्तर पे, जो कि किसी अन्य प्लेटफॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप जो उत्तर लेखन का ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। आप ज्वाइन कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उत्तर लेखन ग्रुप की, आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम के उस ग्रुप तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, लेक्चर आपको समझ में भी आया होगा। यदि लेक्चर समझ में ना आए तो आप लेक्चर को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और यदि आपको फ़ायदा हो रहा हो तो आप अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर करने का प्रयास करें। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप उत्तर लेखन ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और तो उत्तर लेखन ग्रुप से आप जुड़ जाइए। उत्तर लेखन ग्रुप क्या है, ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, सरकार स्टडी विद एजुकेशन का है, और इसमें रोजाना प्रश्न डाले जाते हैं उत्तर लेखन के अभ्यास के लिए। जो मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन अभ्यास होता है उसके लिए यहाँ पे प्रश्न डाले जाते हैं, और आपके द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर लिखकर वहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं, और उनकी समीक्षा आपके द्वारा जो जो डेली उत्तर लिखे गए उनकी समीक्षा हमारे द्वारा रोजाना स्तर पर की जाती है। यानी आपका कितना उत्तर सही है, कितना गलत है, कितने सुधार की आवश्यकता है, ये बहुत ही बारीकियां वहाँ पे बताई जाती है रोजाना स्तर पे, जो किसी अन्य प्लेटफॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप जो उत्तर लेखन का ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। आप ज्वाइन कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उत्तर लेखन ग्रुप की, आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम के उस ग्रुप तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए हैं लाइव स्पेशल क्लासेस और फ्री टेस्ट सीरीज। लाइव स्पेशल क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर से, और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आपको लॉगिन होना पड़ेगा और अपना गोल चूज करना पड़ेगा एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित, और आपकी लर्निंग यहाँ से स्टार्ट होती है ओनली ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अनअकैडमी का जो ऐप है इस प्रकार दिखता है, और आप यहाँ पे जो अपना गोल चूज करेंगे वो इस प्रकार कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इन सेशन में अपने क्वेश्चन भेज के, और आप यहाँ पे टाइप करके कर सकते हैं अपने क्वेश्चन, वहाँ पे भेज सकते हैं, और साथ ही साथ इमेज के फॉर्म में भी वहाँ पे भेज सकते हैं। इसके साथ आप जो एमसीक्यू वगैरह जब कंडक्ट कराए जाएंगे तो आप पोल के माध्यम से अपने एमसीक्यू का आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ और नोट्स यदि डाउनलोड करना है तो यहाँ पे इसका भी ऑप्शन है। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे इसके नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके साथ एमपीपीएससी T20 सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है डेली 8 बजे। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मिनट में आपको इनके आंसर देने होंगे। इसके साथ आपको मिलता है इसमें रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस, और ये जो पेपर होगा इसका इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो कंप्लीट जो आपके क्लियर कराए जाएंगे 8:30 बजे से 9:30 बजे तक डेली, जो टॉप एजुकेटर्स है उनके द्वारा। फ्री लाइव क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है, यहाँ पे प्लस क्लास में आपको मिलेंगे कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स और पीडीएफ नोट्स यहाँ पे अनलिमिटेड मिलेंगे आपको, और ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स। और यदि आप फ्री क्लास यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड हो जाएगी। इसके और क्या बेनिफिट्स है, आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बैच है, आप उन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन भी होते हैं, और यहाँ पे पोल भी क्रिएट कराए जाते हैं, कमेंट्स आप कर सकते हैं जो भी आपके कमेंट्स हैं, और यहाँ पे क्विज भी सॉल्व कराई जाती है। 1 सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा और अनलिमिटेड एक्सेस आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे इन लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन आप देख सकते हैं बाद में, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैच है अक्टूबर में वो इस प्रकार से शुरू होने वाली है। जैसे एमपीएसआई का बैच है, एमपीएसआई की बैच जो अन्य बैच सेकंड बैच है, ठीक है। इस प्रकार से जो अन्य बैच है आप इनमें से जो भी आपको पसंद है आप इन बैच में एनरोल हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आप हमारे प्रोमो कोड का यूज़ कर सकते हैं। प्रोमो कोड है सरकार 10, इससे आपको 10% तक की छूट मिल सकती है इस सब्सक्रिप्शन में, तो इस प्रोमो कोड का उपयोग आप ज़रूर करें। आप इस क्लास का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ये पढ़ाई जा रही है मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा।